नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम समझने वाले हैं सेमेस्टर 4th के माइनर सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। जी हाँ, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं, बेहद हेल्पफुल। और इस पेपर की वन शॉट क्लास यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वन शॉट क्लास यानी कि कंप्लीट डिस्कशन को वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका सिलेबस है, छोटा-सा सिलेबस है जो कि 4 यूनिट में डिवाइड है और इस यूनिट वाइज़ हम हर यूनिट से क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। और एज़ यूजुअल आपको नोट्स के लिए जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम पार्ट बी और पार्ट सी की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट का, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? यानी कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव से क्या अभिप्राय है? यानी कि जब यहाँ पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, तो भारतीय प्रशासन का उस हुकूमत का भारतीय प्रशासन पे, यानी कि आज का जो प्रशासन है, उस पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आया? British rule introduced modern administrative institutions, civil services, legal systems and centralized administration in India। यानी कि जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है उसने भारत में आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं, लोक सेवाओं, कानूनी व्यवस्था और केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की थी। क्योंकि आपको पता है, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे रियासती हुक्म हुआ करता था, यानी कि राजा महाराजाओं जैसा यहाँ पे शासन हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने आके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में क्या किया था, बदलाव किया था। इनकी ब्रिटिश रूल जब था यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव हुए थे। These developments significantly influenced the structure and functioning of present day Indian administration। यानी कि इन विकासों ने वर्तमान भारतीय प्रशासन की संरचना एवं कार्य प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से क्या किया, प्रभावित किया। और उसी का ये नतीजा है कि आज जिस तरीके का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ब्रिटिश रूल में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियन सिविल सर्विसेज सर्विस? यानी कि आईसीएस। अभी जैसे आईपीएस होती है, आईएएस होती है, उस हिसाब से पहले आईसीएस थी। भारतीय सिविल सेवा क्या थी? द इंडियन सिविल सर्विस वाज ए प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भारतीय सिविल सेवा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत स्थापित एक पेशेवर प्रशासनिक सेवा थी। इट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। यह कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राजस्व प्रशासन हेतु और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए क्या थी, जिम्मेदार थी, उत्तरदायी थी, या इनके थ्रू ये सारे काम होते थे। वो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी। व्हाट इज मीन्ड बाई रूल ऑफ लॉ? यानी विधि के शासन से क्या अभिप्राय है? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स एंड अथॉरिटीज आर सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी कि विधि के शासन का अर्थ हुआ कि सभी व्यक्ति एवं प्राधिकरण कानून के अधीन ही है। नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगल प्रोविजंस। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और प्रशासनिक कार्य तथा प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं वो कानूनी प्रावधानों के आधार पे ही होने चाहिए। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। यानी कि कानून सर्वोपरि है, कोई कानून से बड़ा नहीं है। जो भी काम होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होंगी, वो एज पर लॉ ही होगी, एज पर लीगल प्रोविजन होगी। उसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ब्रिटिश प्रशासन था, उसके कोई दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। British administration introduced modern civil services and established a uniform legal system। यानी कि जो ब्रिटिश प्रशासन है, उन्होंने आधुनिक लोक सेवाओं की स्थापना की तथा एक समान कानूनी व्यवस्था विकसित की। These reforms improved administrative efficiency and laid the foundation of modern governance in India। और इन सुधारों ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया और भारत में आधुनिक शासन की नींव रखी। ये ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश प्रशासन के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी कि जहाँ पॉजिटिविटी थी वहाँ नेगेटिविटी भी है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रमोटेड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड प्राइमरली सर्व्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी कि ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। यानी कि मोस्टली जो पावर है वो अपने हाथों में रखी तथा मुख्यतया औपनिवेशिक हितों की पूर्ति की। यानी कि जो भी उनके खुद के हित थे उनको उन्होंने ज़्यादा सर्वोपरि लिया। इट ऑल्सो लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड एनकरेज्ड ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस। इन्होंने क्या किया कि शासन में जन सहभागिता को सीमित किया और नौकरशाही का प्रभुत्व ज़्यादा प्रोत्साहित किया। यानी कि
ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा उन्होंने चलाई, यानी कि उनको नौकरी देने का काम ज़्यादा किया, उनका पार्टिसिपेशन कम रखा, तो ये इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? भारतीय प्रशासन से क्या अभिप्राय है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड। भारतीय प्रशासन से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों, कानूनों तथा विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और यह संवैधानिक सिद्धांतों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार काम करता है। यानी कि जो सिविल सर्विस हुआ करती थी उस तरीके की, अब एक तरीके से, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल था, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कोई कानून बनाती है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है, तो वह किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या यूं कहे प्रशासन के जरिए ही वह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ए वेलफेयर स्टेट? यानी लोक कल्याणकारी राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? ए वेलफेयर स्टेट एम्स टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसका उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं प्रदान करता है। जैसे आज हम हमारे देश की बात करें तो जैसे मनरेगा है ना, अंत्योदय योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, और भी कई तरीके की पीएम किसान निधि योजना है। इस तरीके की योजनाएं क्यों चलाई जाती है? बीपीएल वालों के लिए क्यों चलाई जाती है? एससी एसटी समाज के उन वर्गों के लिए क्यों क्यों चलाई जाती है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है? क्योंकि भाई स्टेट क्या है? वेलफेयर है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ वह अपने सिटीजनशिप का या सॉरी सिटीजन्स का सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से वेलबिंग सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता क्या है? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीन्स दैट सिविल सर्वेंट्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज impartially विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कंसिडरेशन। यानी कि राजनीतिक तटस्थता का अर्थ हुआ कि जो लोक सेवक है वो अपने काम को निष्पक्ष रूप से करते रहे, निर्वहन करे, और राजनीतिक दलों या राजनीतिक विचारों से प्रभावित ना हो, क्योंकि राजनीतिक दल और राजनीतिक जो विचार है वो आते जाते रहते हैं, और जो सिविल सर्वेंट है उनको उनसे न्यूट्रल रह के अपने काम को करना चाहिए, उसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीकरण क्या है? देखो यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, और ये है लोकल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक पावर का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उससे क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब पावर को सेंटर से हटा के और जगह पे ट्रांसफर करना डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू लोकल इंस्टीट्यूशन। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है उच्च स्तर की सरकार से स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करना। इट एनकरेजेज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। यह जन सहभागिता को बढ़ावा देता है और साथ ही में प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाता है। जैसे पंचायती राज है, पंचायती राज को हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं, जो कि पावर को लोकल गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड डेवलपमेंट ओरिएंटेड? यानी कि जो भारतीय प्रशासन है उसे विकासोन्मुख क्यों कहा जाता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स related to education, health, agriculture, infrastructure and social welfare to achieve national development। भारतीय प्रशासन को इसलिए विकासोन्मुख कहा जाता है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और अदर सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों की योजनाएं बना रहा है, उन्हें लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित हो सके। यानी कि अभी हम डेवलपमेंट फेज में है, दैट्स वाई अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कहा जाता है। ये थी यूनिट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। सेकंड में पहला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? यानी भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखो, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है पीएम यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन रियल अगर बात करें पावर की तो वह पीएम के पास होती है। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री।
राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर कैरिड आउट इन हिज नेम, ऑल्दो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मिनिस्टर्स। संघ सरकार के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जबकि बात करें तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां है का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। तो अब यहाँ पे इस आंसर में दो क्वेश्चन और आ गए कि पहला भारतीय नागरिक पहला नागरिक किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। और अगर एक्चुअल में बात करें तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर ढूंढना होता है, या यूं के इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस लाइन को स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, इसमें आपको इस लाइन को जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। यानी कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पे रहता है। However, he may resign earlier or continue until his successor assumes office। यानी कि तथापि वह पहले त्यागपत्र दे सकता है अथवा उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हमने इसको जो नाम वाले क्वेश्चन है उनको एक को भी हमने कंसिडर नहीं किया है, लेकिन आप तैयार रहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का क्या अभिप्राय है? देखो क्या होता है ऑर्डिनेंस, जैसे कोई एक्ट होता है, कोई कानून होता है, पहले कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, निचले स्तर सदन में या उपले सदन में, किसी में भी आ सकता है। वो आता है, दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देते हैं, तो फिर वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अब कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती, उसका सेशन नहीं होता और वो चीज़ हमें इस तरीके से लागू करनी होती है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है, उसको ऑर्डिनेंस वह इशू कर सकता है और बाद में वह क्या कर सकता है, पार्लियामेंट उसे बाद में पास कर सकती है, फिर वह एक्ट बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स है, वो ऑर्डिनेंस के तहत 1975 में ही स्टेब्लिश हुए थे, जबकि जो आरआरबी एक्ट है वह बना था 1976 में, यानी कि उसको पार्लियामेंट ने बाद में पास किया था। अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद का सत्र न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एज ए लॉ passed by parliament but it must be approved later by parliament। अध्यादेश का प्रभाव भी संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है, किंतु बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी कि बाद में संसद द्वारा इसे स्वीकार या स्वीकृति इसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही यह लॉ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव? यानी प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? द पीएम एक्सरसाइजेज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। ही लीड्स द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वह सरकार का नेतृत्व करता है, नीतियों का निर्माण करता है, प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है तथा मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द रियल एग्जीक्यूटिव। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बट द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्राइम मिनिस्टर।
व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, यानी कि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला क्यों कहा जाता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द कैबिनेट सिस्टम, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है। ही फॉर्म्स द मिनिस्ट्री, एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, कोऑर्डिनेट्स मिनिस्टर्स एंड गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है, विभागों का वितरण करता है, मंत्रियों में समन्वय स्थापित करता है और सरकारी नीतियों का निर्देशन भी करता है। देयरफॉर ही इज कॉल्ड द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, इसलिए उसे मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल है कि अगर फाउंडेशन की बात करें, आधारशिला की बात करें, तो वो कौन है? पीएम है। कई सारी बातें हमने इसमें की है, आप जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाले मंत्रियों का समूह है, जो कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में सहायता एवं सलाह देता है। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति कैसे काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करता है। इट इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? स्टार मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा फॉर द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ हुआ कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सरकार के निर्णयों एवं कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, द एंटायर काउंसिल मस्ट रिजाइन। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, या यूं कहे जब पीएम त्यागपत्र देता है तो उसके साथ मंत्रिपरिषद भी त्यागपत्र दी हुई मानी जाती है। यानी कि इसी को बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि यदि जो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर बताओ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ए लार्जर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, वेयर एज द कैबिनेट इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर। यानी कि मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल की बात करें तो ये वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है। द कैबिनेट इज द रियल पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मंत्रिमंडल सरकार की वास्तविक नीति निर्माण संस्था है, क्योंकि मंत्रिमंडल क्या करता है? मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध है? द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पे कार्य करता है। स्टार मार्क लगा लो, इस लाइन को पूछने के पूरे पूरे चांस है। While the president is the constitutional head, the council of ministers exercises the real executive powers। जहां राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इन दोनों के बीच में ये संबंध है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्चुअली में प्रेसिडेंट है, बट अगर सही एक्सरसाइज जो एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही होती है। इसी यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, हालांकि हमने हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ही रखे हैं, लेकिन सेकंड यूनिट से हमने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति महाभियोग क्या है? देखो, राष्ट्रपति को जब हटाना होता है, उन पे कोई आरोप होता है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, उससे इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। नहीं, उसमें क्या होता है, संसद लेके आती है। Impeachment is the constitutional process for removing the president on the ground of violation of the constitution। यानी कि महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो होती है, उनके खिलाफ कोई इस तरीके के आरोप होते हैं संविधान को उल्लंघन के लिए,
तो संसद में एक इनिशिएट किया जाता है जिसे महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग कहते हैं या इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन ऑफ एनी टू इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की कोई दो आपातकालीन शक्तियां बताओ। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। इन शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। तो राष्ट्रपति के दो इमरजेंसी पावर हैं, वह नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, या किसी स्टेट में वह राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। वो अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नॉर्मली या बेसिकली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। सामान्यतया जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है या गठबंधन के जो नेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों की का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? हमने सामूहिक उत्तरदायित्व देखा, अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट ईच मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज डिपार्टमेंट। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ हुआ कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। ए मिनिस्टर हु लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मे बी आस्क्ड टू रिजाइन। जो मंत्री प्रधानमंत्री का विश्वास खो देता है उसे त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है, ये उसकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। मेंशन एनी टू फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि वो इमरजेंसी पावर थी, यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की कोई दो वित्तीय शक्तियों के बारे में। नो मनी नो मनी बिल नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, यानी राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। द एनुअल बजट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वार्षिक बजट भी राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि कोई भी जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते। और बजट की बात करें तो बजट भी राष्ट्रपति के नाम से ही प्रेजेंट किया जाता है। ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय क्या है? द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार की सर्वोच्च समन्वयकारी संस्था है। इट प्रोवाइड्स सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज एंड एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि यह प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। देखो यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँ कि कभी आपने नहीं सोचा कि यार कोई भी, जैसे मान लो, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में कोई भी विधायक बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, जो भी अपनी एज पर संविधान जो एलिजिबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग। अगर मान लो जैसे कोई लोकसभा सांसद बन गया, अपने दिमाग में ही नहीं आया कि यार इनको कैसे पता कि काम कैसे करना है। हालांकि इनके पीछे एक मशीनरी काम करती है, जो कि चाहे वो पीएम हो, कैबिनेट कमिटीज हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन सब के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काम होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। उससे कैबिनेट सेक्रेटरीट कहा जाता है। ऐसा स्टेट लेवल पे भी होता है, ऐसा सेंट्रल लेवल पे भी होता है। हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो प्रमुख है वो कौन होता है? द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का नेता या प्रमुख होता है। ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया एंड एक्ट्स एज द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर एंड एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। वह भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है तथा प्रशासनिक मामलों में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख समन्वयक और सलाहकार होता है। यानी कि जो सेक्रेटरी होते हैं, अलग अलग जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिवालय होता है, उन सचिवों का भी एक सचिव होता है जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव का कैबिनेट सचिव ही कहते हैं।
और ये भारत का सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट होता है, लोक सेवक होता है। अभी आपसे क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीएट। मंत्रिमंडल सचिवालय के कोई 2 कार्य बताओ। द कैबिनेट सेक्रेटरीएट असिस्ट्स द कैबिनेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। मंत्रिमंडल सचिवालय निर्णय निर्माण में मंत्रिमंडल की सहायता करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। यह सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है कि किस तरीके से जितने भी जो मंत्रालय होते हैं उनमें आपस में तालमेल बैठाने का काम किसका है? मंत्रिमंडल सचिवालय का ही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैबिनेट कमिटीज। मंत्रिमंडलीय समितियों से क्या अभिप्राय है? कैबिनेट कमिटीज आर ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्ड टू एग्जामाइन स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मैटर्स। मंत्रिमंडलीय समितियां मंत्रियों के ऐसे समूह होते हैं जिनका गठन विशेष प्रशासनिक एवं नीतिगत विषयों की समीक्षा के लिए किया जाता है। दे हेल्प द कैबिनेट बाय रिड्यूसिंग वर्कलोड एंड एंश्योरिंग इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ये मंत्रिमंडल का कार्यभार कम करने और प्रभावी निर्णय निर्माण में सहायता करती है। जैसे मान लो अ, सहकारिता की हो गई एक समिति हो गई, या फिर जो समाज कल्याण विभाग है यानी कि समाज कल्याण से संबंधित समिति हो गई। इस तरीके की खूब सारी समितियां बनती है। और वह क्यों बनती है? ताकि जो कैबिनेट है उसका वर्कलोड कम हो, और उसमें क्या होते हैं कि एक्सपर्ट लोग होते हैं और साथ में मिनिस्टर्स भी होते हैं। इनको बोलते हैं कैबिनेट कमिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल सेक्रेटरीट। केंद्रीय सचिवालय क्या है? द सेंट्रल सेक्रेटरीट इज द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक तंत्र है। इट असिस्ट मिनिस्टर्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। यह मंत्रियों को नीति निर्माण में, समन्वय में, प्रशासन में और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हेल्प करता है, मदद करता है केंद्रीय सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ए मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट। केंद्रीय सचिवालय में किसी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? द सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ए मिनिस्ट्री। कि कोई जो सचिव है वो किसी भी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। He acts as the chief advisor to the minister and is responsible for policy advice, administration and coordination within the ministry. वह मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और मंत्रालय में नीतिगत सलाह है, प्रशासन एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, कोई भी जो मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री में एक दो तरीके के नेता होते हैं। एक वो जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। एक वो इन मंत्री की एडवाइस देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी कि सचिव। अब ये जो मंत्री होते हैं ये तो चुनाव के जरिए आते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं, और ये फिक्स वाले होते हैं, यानी कि ये नौकरी की तरह होते हैं। ये सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं। तो वो जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वह इसका सेक्रेटरी होता है और इस मंत्री को वह एडवाइस देने के काम करते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट। केंद्रीय सचिवालय के कोई 2 कार्य बताइए। द सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। केंद्रीय सचिवालय नीति निर्माण में सहायता करता है तथा विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन एंड सुपरवाइजिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यह विधेयकों के प्रारूप तैयार करने तथा नीतियों के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण में भी मदद काम करता है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी की क्या है? फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय में क्या अंतर है? द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड असिस्टिंग द कैबिनेट, वेयर एज द सेंट्रल सेक्रेटरीट फोकस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो बेसिकली समन्वय का काम करते हैं, मंत्रिमंडल की सहायता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि जो केंद्रीय सचिवालय हैं वो मंत्रालयों में एवं अदर विभागों के
नीति निर्माण का काम करते हैं और उनके प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये दोनों में बेसिक सा अंतर है। नेक्स्ट है, व्हाई इज सेंट्रल सेक्रेटरीट कॉल्ड द बैकबोन ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन? केंद्रीय सचिवालय को संघीय प्रशासन की रीढ़ क्यों कहा जाता है? द सेंट्रल सेक्रेटरीट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट असिस्ट्स इन पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। केंद्रीय सचिवालय को इसलिए रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ये संघीय प्रशासन की में नीति निर्माण का काम करता है, समन्वय का काम करता है, विधायी कार्य करता है, कार्मिक प्रशासन के काम करता है और साथ ही में सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी मदद करता है। दैट्स वाई जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वह यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट इंपॉर्टेंट? मंत्रिमंडल सचिवालय का महत्व क्या है? द कैबिनेट सेक्रेटरीट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज, assist the PM and cabinet, monitors implementation of decisions and promotes efficiency in government administration। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की सहायता करता है, निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है तथा सरकारी प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देता है। अब हम आ गए हैं लास्ट यूनिट पे, यानी कि फोर्थ यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला यह है, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत निर्वाचन आयोग क्या है? यानी कि जो भी हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के विधायकों के जो हमारे चुनाव होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने के लिए उत्तरदायी संस्था है या उत्तरदायी आयोग है। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर उसका नाम मेंशन है, यानी कि किस आर्टिकल के तहत ये स्थापित हुआ है? अंडर विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश? ये लोग क्वेश्चन यही आ गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। दिस आर्टिकल वेस्ट द सुप्रीडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन द कमीशन, यानी कि यह अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति आयोग को प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन? निर्वाचन आयोग के कोई दो कार्य बताओ। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स। निर्वाचन आयोग चुनावों का संचालन करता है और मतदाता सूचियां तैयार करता है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेट्स इलेक्शन सिंबल्स टू देम। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? यानी कि CAG, जिसे हम कैग भी कहते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था है। इट ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एंश्योर्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह संघ एवं राज्य सरकारों के खातों का परीक्षण करता है और सार्वजनिक प्रशासन में वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। देखो, सरकार के पास पैसा किसका है? जनता का है। तो जनता की तरफ से कोई तो उस सरकार के काम की, यानी कि जो फाइनेंस वाला काम किया सरकार ने, उसकी कोई तो ऑडिट करे, तो वह ऑडिट करने का काम किसका है? CAG का है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है। साथ ही में स्टेट की भी यही करते हैं और यूनियन की भी यही करते हैं। अंडर विच आर्टिकल्स आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू CAG कंटेंट? यानी कि CAG से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर कंटेंट इन आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 148 से 151 तक के जो अनुच्छेद है वो CAG से संबंधित है। वन शॉट क्लास में हमने डिटेल में जाना है इनके बारे में। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द CAG? CAG के कोई दो कार्य बताओ। द CAG ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड एग्जामाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एक्सपेंडिचर।
सीएजी सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करता है और सार्वजनिक खर्चे की जांच करता है। इट ऑल्सो सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फॉर लेजिस्लेटिव रिव्यू। यह राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं। राष्ट्रपति को क्यों करते हैं? क्योंकि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। और राज्यपालों को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि स्टेट का भी यही करते हैं, तो स्टेट के लिए राज्यपाल को देते हैं और सेंटर के लिए प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं और संसद में रखवाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग क्या है? यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स टू सिविल सर्विसेज एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल्स आर दी प्रोविजंस रिलेटेड टू यूपीएससी कंटेंट? यूपीएससी से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? आर कंटेंट इन आर्टिकल 351 टू 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यूपीएससी से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक है। दीज आर्टिकल्स डील विद द कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, पावर्स एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि इन अनुच्छेदों में बात की गई है कि यूपीएस की संरचना कैसी होगी, काम क्या करेंगे, शक्तियाँ क्या होगी और स्वतंत्रता से संबंधित ये प्रावधान इन अनुच्छेदों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के कोई दो कार्य बताओ। यूपीएससी कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटिंग टू पब्लिक सर्विसेज एंड एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। यूपीएससी लोक सेवाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, नियुक्तियां देता है, पदोन्नतियों एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह भी देने का काम करता है। वाई आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट इन इंडिया? भारत में संवैधानिक निकायों का क्या महत्व है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंश्योर्स डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यानी कि जो संवैधानिक निकाय है वो लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायी और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्शंस, ऑडिट पब्लिक फाइनेंस एंड एंश्योर्स मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। ये चुनाव करवाते हैं, सार्वजनिक वित्त का लेखा परीक्षा करते हैं, लोक सेवाओं में योग्यता पे आधारित भर्ती सुनिश्चित का भी काम करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है? दो तरीके की चीज होती है, कभी आपने सुना होगा। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है लीगल बॉडी। यानी कि एक होती है संवैधानिक संस्था और एक होती है वैधानिक संस्था। संवैधानिक का मतलब होता है जिस संस्था का या जिसका जिक्र किस में किया गया है, देश के संविधान में किया गया हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो, किसी न किसी आर्टिकल में उसकी बात की गई हो, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, यानी संवैधानिक कहा जाता है। और जिसका जिक्र संविधान में तो नहीं है लेकिन बाद में किसी एक्ट को पास करके उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो उसे हम वैधानिक कहते हैं। यानी कि स्टेचुटरी बॉडी उसको कहा जाता है, वैधानिक कहा जाता है। जैसे हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग की बात संविधान में नहीं की गई है, नीति आयोग के लिए एक अलग से एक्ट पाया गया है, प्लानिंग कमीशन के लिए एक्ट आया है, तो ये स्टेचुटरी बॉडी है। और जिनकी बात यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात संविधान में की गई है, तो इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इंपॉर्टेंस यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इस प्रकार इनका महत्व ज़्यादा है। ये था हमारा पार्ट ए। अब बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमने हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। और क्वेश्चन दोनों मीडियम में है, एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश। और किस तरीके से आपको आंसर करना है वो भी आप इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे। और यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आप अ, जो सी पार्ट है उसके भी इसमें क्वेश्चन देख पाओगे। इसमें भी हमने आंसर दोनों मीडियम में रखे हैं। और कोशिश, यदि आपने इस पीडीएफ में भी जितना लिखा हुआ उतना भी अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हो, तो भी आप एक अच्छा स्कोर आप अपने लिए वहाँ पे बना सकते हो। तो ये थी अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माइनर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर की क्लास। पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ तक आप क्लास में बने रहे, उसके लिए आपको थैंक यू, मेनी मेनी थैंक यू। एंड यही है हमारी तरफ से आपके लिए गुजारिश कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करें, अच्छे से आप एग्जाम में पास हो। एंड अपने करियर रेडीनेस के साथ आप यूं ही जुड़े रहे, यूं ही बने रहे। और हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश रहती है कि आप हमारी क्लास को क्या करिए, हाइप जरूर करें। हाइप करने से आप जैसे और भी बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी।
तो उससे उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पे नए हो तो डेफिनिटली आपको सब्सक्राइब करके जाना है। तो स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।